हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिफ्ट टेक सिंप्लीफाइड। मेरा नाम इमरान अजीज है और मैं आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्टरनेट मेथड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट में डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग की, और जिसको पेपरा ने मेंशन किया है अंडर रूल 42 सब क्लास सी में। सब क्लास सी में पेपरा डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग की बात करता है। कुछ ऐसी सिनेरियोज, तकरीबन 7 ऐसी कंडीशंस या सिनेरियोज हैं जो पेपरा ने मेंशन किए हैं अपने रूल्स में, जिन केसेस में एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को ये इजाजत है कि वो परचेज ऑफ गुड्स वर्क्स या सर्विसेज में डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग के ऊपर जा सकते हैं या किसी भी कंपनी के साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में हम उन 7 सिनेरियोज को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो कौन से 7 कंडीशंस या सिनेरियोज हैं जिसमें आपको बिडिंग की जरूरत नहीं है, बल्कि आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं यूजिंग दी पब्लिक मनी। सो बढ़ते हैं अपनी वीडियो और प्रेजेंटेशन की तरफ, जिसके थ्रू आज हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो यू आर रिक्वेस्टेड कि इसको सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जैक्टली पेपरा इस रूल के अंदर क्या कहता है। सो द रूल इज 42C and the title is direct contracting. A procuring agency shall only engage in direct contracting if following conditions exist, namely. So अगर ये मुदरजा झैल कंडीशंस हों तभी procuring agencies डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग में जा सकती है। नंबर 1, द procurement concerns the acquisition of spare parts or supplementary services from original manufacturer or supplier, provided that the same are not available from alternative source. सो अगर आप ऑफिस इक्विपमेंट के कोई स्पेयर पार्ट्स ले रहे हैं या अपनी व्हीकल्स के कोई स्पेयर पार्ट्स ले रहे हैं या किसी भी चीज के मशीनरी के आप स्पेयर पार्ट्स ले रहे हैं अपने डिपार्टमेंट के लिए, और ये कंफर्म है कि वो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर ही है जिससे आप परचेज करने जा रहे हैं, और उसके अलावा अल्टरनेटिवली वो पार्ट्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में, सो यू कैन डायरेक्टली बाय दो स्पेयर पार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर या उसका जो अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर है। सो एक तो ये सिनेरियो है कि आप स्पेयर पार्ट्स के केस में उनकी परचेज के लिए डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग में जा सकते हैं। सो द सेकंड पार्ट इज ओनली वन मैन्युफैक्चरर और सप्लायर एग्जिस्ट फॉर द रिक्वायर्ड प्रोक्योरमेंट। सो आपकी प्रोक्योरमेंट ऐसी है जिसका सोर्स या जिसका मैन्युफैक्चरर या सप्लायर सिर्फ एक ही है, और उसके अलावा पूरे कंट्री में उसका कोई सप्लायर या कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। ऐसी कोई सर्विस है, ऐसी कोई गुड्स हैं जो सिर्फ एक ही कंपनी के पास हैं या एक ही सप्लायर के पास हैं। प्रोवाइडेड दैट दिस प्रोक्योरिंग एजेंसी shall specify the appropriate fora which may authorize procurement of proprietary objects after due diligence. सो ऐसी सप्लाईज या ऐसी गुड्स जिसके अंदर प्रोप्राइटरी राइट्स का भी खदशा हो, सो उनके लिए भी आपने यही मेथड और यही तरीका इस्तेमाल करना है, और आपने एक अप्रोप्रिएट फोरम जो है या फोरा जो है आपने नोटिफाई करना होगा, जो आपको इस चीज की परमिशन देगा और अलाउ करेगा, ऑथराइज करेगा ये परचेज करना। सो एक कमेटी बनाई जाएगी इंटरनली डिपार्टमेंट के अंदर, सो जो कि इस चीज को देखेगी, ड्यू डिलिजेंस करेगी कि वाकई जो आप चीज परचेज कर रहे हैं ये इसका एक ही ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है और वो पाकिस्तान में इसके अलावा और कोई इसका डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह नहीं है। सो अगर सिंगल सोर्स है मार्केट में, उसका कंपटीटर नहीं है, सो वो कमेटी आपको अलाउ करेगी और आप फिर उसकी परचेज डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करके वो कर सकते हैं। Third condition, where a change of supplier would oblige the procuring agency to acquire material having different technical specifications or characteristics and would result in incompatibility or disappropriation, uh, disproportionate technical difficulties इन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। सो अगर आपके ऑफिस में कोई इक्विपमेंट ऑलरेडी इंस्टॉल है या कोई सिस्टम या कैमरास वगैरह है, जो भी आईटी सिस्टम वगैरह या कोई मेडिकल इक्विपमेंट ऑलरेडी इंस्टॉल है और उसके अंदर आपने मजीद कुछ इन्हेंसमेंट करवानी है या उसका कोई पार्ट आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है, उसकी रिप्लेसमेंट करवानी है, और अगर आप किसी और वेंडर के पास जाते हैं उस मशीनरी के लिए, सो वो माइट बी के जो पार्ट और वेंडर दे रहा है वो आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम से या उनके सॉफ्टवेयर के साथ कंपेटेबल ना हो,
और आपका पूरा सिस्टम जो है वो एट स्टेक हो, या वो उसको एक्सेप्ट ना कर रहा हो, कंपेटेबिलिटी उसकी इफेक्ट हो रही हो, सो ऐसे केसेस में आप फिर उसी वेंडर के पास ही जाएंगे जिसका मेन इक्विपमेंट या मेन सॉफ्टवेयर आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। सो एक तीसरी कंडीशन ये है। सो पिछली कंडीशन और इसमें फर्क ये है कि वहां पे उन्होंने कहा था कि सिर्फ ओनली वन मैन्युफैक्चरर है, और यहाँ पे हो सकता है कि एक से ज्यादा मैन्युफैक्चरर वो चीज बनाते हो, बट द इशू इज अ बिट डिफरेंट, कि आपके पास मेन सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और आपने उसी में कोई अमेंडमेंट, कोई इन्हेंसमेंट, कोई एडिशन, डिलीशन वगैरह करवानी है। सो आपकी ये मजबूरी है कि आप अगर किसी और से ये चीज परचेज करते हैं उसका पार्ट, सो माइट बी कि उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस डिफरेंट हो, और वो आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ कंपेटेबल ना हो, और आपका ओवरऑल सिस्टम जो है वो डिसअप्रोप्रिएट हो जाए। सो ऐसे खदशे से बचने के लिए, या ऐसे मेन बिग लॉस से बचने के लिए, स्मॉल की इजाजत है पेपरा की तरफ से, आप उन ऑपरेशंस या मेंटेनेंस वगैरह के काम के लिए उसी वेंडर के पास जा सकते हैं डायरेक्टली। सो तीन सिनेरियोज अब तक हमने डिस्कस कर लिए। provided that the contract and contracts do not exceed 3 year duration, like वो जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम है जो आप उसी वेंडर को देंगे जिसका मेन इक्विपमेंट लगा हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट 3 साल से ज्यादा नहीं होगा, विद इन 3 इयर्स। फॉर एग्जाम्पल, इस थर्ड की एक और सिनेरियो या केस हो सकता है कि हॉस्पिटल में अगर आपने कोई फायर अलार्म सिस्टम ऑलरेडी लगाया हुआ है, और आपके हॉस्पिटल का मेन लाइक 90-95% जो एरिया है वो ऑलरेडी उसी सिस्टम से कवर्ड है, और आपने कोई और नया एक छोटा सा एक डिपार्टमेंट बनाया है या एक वार्ड बनाई है एक्स्ट्रा से, या किसी और डिपार्टमेंट में आप रिफर्बिशमेंट वगैरह कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि वहां पे फायर अलार्म्स भी लगने चाहिए, मे बी एडिशनल, मे बी उसी के अंदर कैपेसिटेट करने के लिए। सो अब आप 95% जो हॉस्पिटल जिस सिस्टम से कवर्ड है और जिस ऑपरेटर के पास है, तो ऑफ कोर्स ये 5% भी आप उसी से ही लेंगे। अगर आप इस 5% के लिए दोबारा से बिडिंग प्रोसीजर स्टार्ट करें और ले लें, तो आपको इसकी मेंटेनेंस के लिए अलग वेंडर हायर करना पड़ेगा, और उस 95% कंपोनेंट के लिए अलग वेंडर हायर करना पड़ेगा। सो जो कि आपके पास टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं होगा। सो ऐसे सिनेरियोज में भी नंबर 3 में आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग पे जा सकते हैं, और आप वो नए डिपार्टमेंट या नए वार्ड के लिए भी उसी वेंडर से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एक शर्त पेपरा ने यहाँ पे लगाई है कि आपका वो जो O&M कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 3 साल के अंदर अंदर ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा लॉन्ग ड्यूरेशन का ओवर 3 इयर्स आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते डायरेक्टली। उसके लिए जब आप कॉन्ट्रैक्ट 3 इयर्स से ज्यादा के ऊपर जाएंगे, सो यू विल अगेन डू दी कम्पिटेटिव बिडिंग मेथड जो हमने पहले पढ़ा है। फिर आप दोबारा से बिड्स वगैरह उनसे लेंगे। और चौथा केस ये है कि रिपीट ऑर्डर नॉट एक्सीडिंग 15% ऑफ द ओरिजिनल प्रोक्योरमेंट। जब आप मेन काम ऑलरेडी कर चुके हैं और आपने कोई एडिशनल काम करना है, बट उसकी जो कॉस्ट इफेक्ट है वो 15% से ज्यादा ना हो, रिपीट ऑर्डर के केस में या इन्हेंसमेंट के केस में। सो 15% के अंदर अंदर अगर आपने काम करवाना है, चाहे स्कोप हो चाहे कॉस्ट हो, सो आप उसी मेन कॉन्ट्रैक्टर या मेन वेंडर के से ही करेंगे, और उससे आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग में जाके उसको रिवाइज परचेज ऑर्डर या रिपीट ऑर्डर उनको आप इशू कर सकते हैं। सो ये नॉर्मली वर्क्स के केस में होता है। वर्क्स के केस में अगर आपका मेन कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्जांपल 10 मिलियन का है, और आप समझते हैं कि मतलब ऑन साइट कंडीशंस ऐसी हैं कि आपको मजीद 15%, 13%, 14% तक, मैक्सिमम अप टू 15% एक्स्ट्रा वर्क करवाना है, या कुछ क्वांटिटीज ज्यादा हो गई हैं साइट की कंडीशंस की वजह से, सो आप मेन कॉन्ट्रैक्टर को ही रिपीट ऑर्डर इशू करेंगे, और वो रिपीट ऑर्डर 15% से ज्यादा नहीं होगा। सो चौथी कंडीशन रिपीट ऑर्डर की है। फिफ्थ कंडीशन ऐसी है कि इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, अगर कोई नेचुरल इमरजेंसी हो गई है, सो उसके लिए भी एक फोरा डिक्लेयर होगा जो उस इमरजेंसी को डिक्लेयर करेगा, और उसके बाद इमरजेंसी के केस में भी आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग में जा सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट द प्रोक्योरिंग एजेंसीज shall specify appropriate fora
vested the necessary authority to declare an emergency। आपका ऑलरेडी पहले से एक फोरा बना होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड या नोटिफाइड होना चाहिए, जो किसी भी इमरजेंसी की सिनेरियो में इमरजेंसी डिक्लेयर करेगा और आप फौरन से डायरेक्ट परचेजिंग कर सकते हैं। सिंपल एग्जांपल, कोई क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी आ गई, उन केसेस में भी इमरजेंसी में आप कर सकते हैं, या आपके किसी प्रोजेक्ट के अंदर कोई इमरजेंसी सिचुएशन ऐसी डेवलप हो गई, कोई मिसहैप हो गया साइट के ऊपर, या कोई फायर वगैरह का इंसिडेंट हो गया, या कोई फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल में कोई ऑक्सीजन सप्लाईज के इशू आ गए, सुनो इस तरह के केसेस जिसमें ऐसी क्रिटिकल इमरजेंसी अचानक आ जाती है, जिसमें जहरी बात है आपको फिर से ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग पे जाने का ना टाइम होता है, और ना ही लाइक आपके आपके रिसोर्सेज या आपकी कंडीशंस आपको अलाउ ही नहीं कर रही होती कि आपके पास ज्यादा टाइम हो या आप टाइम वेस्ट करें। सो ऐसे केसेस में आप डायरेक्टली अपने O&M कॉन्ट्रैक्टर से, या जो आपका वेंडर उस सिनेरियो में है, उनसे आप डायरेक्टली वो चीज परचेज करके आप अपनी इमरजेंसी की सूरत हाल कवर कर सकते हैं। इमरजेंसी के केसेस में ना ही कोई 15% की बात है, और ना ही कोई मतलब लॉन्ग टर्म या इस तरह की कोई बात है। इमरजेंसी इज इमरजेंसी, उस केस में आप जितनी मर्जी परचेजिंग कर लें उसी टाइम के अंदर आप कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपका फोरा इसको डिक्लेयर करे और उसके पास ये अथॉरिटी हो कि वो डिक्लेयर कर सकता है इमरजेंसी। Number six, when the price of the goods, services, and works is fixed by the government of Pakistan and any other authority, agency, or a body duly authorized by the government on its behalf। ऐसी चीज की परचेज करना जिसकी प्राइस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ऑलरेडी नोटिफाइड होती है, और उस या कोई और अथॉरिटी गवर्नमेंट से नीचे कोई और डिपार्टमेंट है, कोई रेगुलेटर है, वो उसकी प्राइस करता है, ऑलरेडी फिक्स करता है। सो ऐसे केसेस में आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग में जा सकते हैं। कॉमन एग्जांपल, POL की प्राइसेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हर 15 डेज बाद या मंथली बेसिस पे नोटिफाई करती है। सो अगर आपने लुब्रिकेंट्स परचेस करने हैं, आपने POL परचेस करना है, सो आपका एक वेंडर होगा या एक पेट्रोल स्टेशन होगा जिसके साथ आपका एग्रीमेंट होगा, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट होगा। सो उस केस में आप डायरेक्ट ही परचेस करेंगे, बेशक वो प्राइसेस हर 15 डेज बाद चेंज भी होती हों। या इन केस आपकी कोई ऑक्सीजन सप्लाईज की कोई सर्विसेज हैं हॉस्पिटल के लिए, और उनके रेट्स ऑलरेडी नोटिफाइड होंगे, सो और फिक्स्ड होंगे, सो ऐसे केसेस में भी आप डायरेक्टली जा सकते हैं। या कोई और इंसिडेंट जिसमें जो प्राइसेस हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हो गई या गैस वगैरह की परचेज की प्राइसेस हो गई, सो ऐसे केसेस में भी आप डायरेक्टली ही परचेज करेंगे। And last is for the purchase of motor vehicles from local original manufacturers or their authorized agents or distributors at manufacturer's price। So आखिरी केस ऐसा है कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स कोई गाड़ियां परचेज करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में भी आप लोकल ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर से, या उसका जो अथोराइज्ड एजेंट है या डिस्ट्रीब्यूटर है, जो आपको कंपनी की फैक्ट्री प्राइस के ऊपर गाड़ी दे, उनसे आप परचेज कर सकते हैं मोटर व्हीकल्स। सो ये तकरीबन तमाम केसेस हैं जिसके अंदर आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग में जा सकते हैं। इसमें से कुछ चीजें SRO में 2006 में इंट्रोड्यूस हुई, 2004 के रूल्स के बाद। फॉर एग्जांपल ये क्लॉज नंबर 6 जो है ये, और क्लॉज नंबर 7, ये दोनों 2006 में ऐड हुई। लेटर ऑन इनिशियली ये मोटर कार था नंबर 7 में, और लेटर ऑन इसको फिर एक और SRO के जरिए मोटर व्हीकल्स में तब्दील कर दिया गया। इससे फिर SUVs वगैरह और बाकी जितनी भी ट्रैक्टर्स या जो भी आपकी परचेज की गाड़ियां हैं वो भी इसमें कवर हो जाती हैं। सो ओवरऑल ये 7 किस्म की कंडीशंस हैं जिसमें आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग पे जा सकते हैं। सो ऐसे केसेस में जब आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग में जाएंगे, इसमें कंपटीशन नहीं होगा और सिंगल सोर्स परचेज होगी, और ऑफ कोर्स ये इन कंडीशंस के साथ ही नती है, इनके अलावा कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है जिसमें आप परचेज कर सकें। और जस्टिफिकेशंस और अप्रूवल इज मच मैंडेटरी और ज़रूरी है,
कि आपके पास जस्टिफिकेशन भी स्ट्रांग हो, और प्लस उसके बाद आपके पास अप्रूवल अथॉरिटी भी हो, और अप्रूवल आप लें भी सही फाइल के ऊपर। पर्पज ऑफ इस रूल का पर्पज ये है कि आप कुछ ऐसे स्पेशल केसेस जो हमने अभी डिस्कस किए उनको आप स्विफ्टली हैंडल कर सकें। और ऐसे केसेस में आपके पास चूंकि टाइम की शॉर्टेज होती है और खामखा रिसोर्सेज वगैरह वेस्ट होते हैं क्योंकि प्राइसेस नॉर्मली फिक्स होती हैं, तो ऐसे केसेस में पेपरा ने परमिशन दी है कि आप ओपन कम्पिटेटिव बिडिंग की बजाय डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग में जा सकते हैं। इससे इमरजेंसीज भी आपने एड्रेस करनी होती हैं। इमरजेंसी सिचुएशंस में आपके पास बिडिंग की या एडवर्टीजमेंट वगैरह का या रिस्पांस टाइम का, एवेल्यूएशन वगैरह का उसका टाइम नहीं होता, ना ही वो लेंथी प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, और ना आपके पास टाइम होता है। सो इन सिनेरियोज से निपटने के लिए लाइक प्रोप्राइटरी राइट्स या आईपी वगैरह के जो इश्यूज होते हैं, निपटने के लिए ये रूल पेपरा ने इंट्रोड्यूस किया है, और इससे काफी ज्यादा एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को फायदा हुआ है। कंडीशंस को हम वन बाय वन दोबारा डिस्कस कर लेंगे। कंडीशन 1 और 2 में, 1 में इन्होंने कहा था कि स्पेयर पार्ट्स फ्रॉम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, नो अल्टरनेटिव सप्लायर इज अवेलेबल, ओनली वन मैन्युफैक्चरर एग्जिस्ट। मेनली 1 और 2 में इन्होंने स्पेयर पार्ट्स की परमिशन दी है, या ऐसे इक्विपमेंट जिसमें सिर्फ एक ही मैन्युफैक्चरर हो और उसका कोई अल्टरनेटिव मॉडल या उसका कोई अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ सप्लाई मार्केट में मौजूद ना हो। सो आप इन केस में आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग में जाएंगे। नंबर 3 में चेंज ऑफ सप्लायर कॉजेज इनकम्पेटिबिलिटी। अगर आपका मेन इक्विपमेंट ऑलरेडी किसी के पास है तो आप उसकी O&M ऑफ कोर्स उसी से ही करवाएंगे, और अगर उसमें कोई एडिशन वगैरह भी करनी है तब भी उसी से करवाएंगे, प्रोवाइडेड कि वो 3 साल से ज्यादा का लेंथी कॉन्ट्रैक्ट ना हो। 4 और 5 में हमने बात की थी रिपीट ऑर्डर की, कि रिपीट ऑर्डर भी आप 15% से या 15% से कम आप दे सकते हैं डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग में। और 5th में हमने बात की थी इमरजेंसी सिचुएशंस की, कि इमरजेंसीज में भी आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग में जा सकते हैं। 6 और 7 में हमने बात की थी गवर्नमेंट फिक्स प्राइसेस की, ऐसी चीजें जिनकी प्राइसेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने या उनके अथोराइज्ड अथॉरिटीज ने फिक्स की हो, और उसमें किसी भी किस्म की चेंजेस सप्लायर के एंड के ऊपर नहीं हो सकती। और लास्ट जो है वो है मोटर व्हीकल्स फ्रॉम अथोराइज्ड एजेंट, या उनका जो मैन्युफैक्चरर है उनसे आपने कोई मोटर व्हीकल्स परचेज करनी हो, तो ऐसे केसेस में भी आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग में जाएंगे। कोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस रूल, सिंगल सोर्स ऑफ परचेज या प्रोक्योरमेंट होगा, इसमें कोई कंपटीशन नहीं होगा। हाई अप्रूवल लेवल, इसमें अप्रूवल काफी हाईएस्ट लेवल पे, क्योंकि व्हीकल्स वगैरह और इस किस्म के बड़े इक्विपमेंट्स की बात होती है। और ऑफ कोर्स अगर अप्रूवल हायर फोरम पे है तो डॉक्यूमेंटेशन भी स्ट्रांग होगी। क्योंकि सिंगल सोर्स होता है इसलिए इसमें इंतहाई एहतियात बरतनी पड़ती है। व्हेन टू यूज इन केस ऑफ आईपी इक्विपमेंट, जो प्रोप्राइटरी राइट्स वगैरह जिनमें सॉफ्टवेयर वगैरह प्रोप्राइटरी राइट्स के साथ आते हैं, और आप किसी और सॉफ्टवेयर के साथ उन इक्विपमेंट को रन नहीं कर सकते। कोई डिफेंस इक्विपमेंट है, कोई स्पेशलाइज्ड स्पेयर पार्ट्स हैं, इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट है, या कंपेटेबिलिटी इश्यूज वाली चीजें हैं, तो ऐसे केसेस में आप डायरेक्ट परचेज में जाएंगे। लिमिटेशंस इसमें भी हैं कुछ, स्ट्रिक्ट कंडीशंस अप्लाई, इन्हीं 7 कंडीशंस के अलावा आप और कोई चीज भी डायरेक्ट परचेज नहीं कर सकते। जस्टिफिकेशन आपकी ऑफ कोर्स इस केस में भी स्ट्रांग होनी चाहिए, और ऑडिट के लिहाज से भी इसकी स्क्रूटनी की जाएगी। लिहाजा चूंकि सिंगल सोर्स है, लिहाजा रिस्क ऑफ मिसयूज इसमें काफी ज्यादा होता है। सो बी केयरफुल। जस्टिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, अप्रूवल वगैरह तीनों आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, और यही आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगा। रिस्क्स एंड कंट्रोल्स, फेवरेटिज्म एंड करप्शन का रिस्क ऑफ कोर्स इसमें भी आता है। ओवर प्राइसिंग भी ख्याल करना चाहिए, मार्केट एनालिसिस वगैरह कर ले परचेज से पहले। ट्रांसपेरेंसी, इसमें ट्रांसपेरेंसी के भी इश्यूज आते हैं, क्योंकि चूंकि सिंगल सोर्स होता है सो इसमें मैनिपुलेशन वगैरह के चांसेस भी काफी ज्यादा होते हैं। इमरजेंसी क्लॉज की मिसयूज भी काफी देखी गई है। सो बी केयरफुल कि इमरजेंसी के लिए प्रॉपर एक कमेटी या फोरा होना चाहिए जो ऑलरेडी नोटिफाइड हो और उनके पास अथॉरिटी हो इमरजेंसी डिक्लेयर करने की। उसके बाद वो इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे और देन यू
विल स्टार्ट द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। जस्टिफिकेशन वीक नहीं होनी चाहिए बल्कि स्ट्रांग होनी चाहिए। इन रिस्क को आप मिटिगेट कैसे कर सकते हैं? मार्केट सर्वे करिए और उससे आपकी प्राइसेस वगैरह मिटिगेट हो जाएंगी, प्राइसेस का जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को वेरीफाई करें, उसका सप्लायर स्टेटस उसकी वेबसाइट वगैरह पे या उनको कॉल करके या ईमेल करके वेरीफाई करें कि पाकिस्तान में आपका फला कंपनी सप्लायर है, सो इज इट करेक्ट। अगर वो वहां से आपको लेटर ऑफ ऑथराइजेशन वगैरह या उनका कोई डिटेल वगैरह वेरीफाई कर दें, सो देन गो फॉर दी OEM, उसके पास एक्सटेंशन का तभी कॉन्ट्रैक्ट करें। अदरवाइज आपको फिर ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर के पास ही जाना होगा। ऑब्टेन अप्रूवल्स फ्रॉम अथॉरिटी, अथॉरिटी से या अपनी जो कंपिटेंट अथॉरिटी है उससे अप्रूवल जरूर लें। जस्टिफिकेशन थॉरोली होनी चाहिए और बेंचमार्क दी प्राइसेस। ऑडिट कंप्लायंस, जस्टिफिकेशन क्लियरली डॉक्यूमेंटेड। आपकी जस्टिफिकेशन ऑफ कोर्स ऑडिटर जब आपके पास फाइल देखेगा, सो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग एक ऐसी चीज है जो काफी अपीलिंग होती है ऑडिटर्स के लिए, क्योंकि इसमें मैनिपुलेशन के या इस तरह की और नॉन ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज ज्यादा आते हैं। तो आपकी जस्टिफिकेशन ही आपका मेन लाइन ऑफ डिफेंस होगा। अप्रूवल कंपनी अथॉरिटी से जरूर लीजिए, परचेज से या PO वगैरह इशू करने से पहले। एविडेंस ऑफ सिंगल सोर्स या जो आपने OEM जिसको रिकमेंड किया है उसका एविडेंस भी साथ लगाइए कि वाकई यही ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर या उसका अथोराइज्ड एजेंट है। प्राइस रिजनेबिलिटी वेरीफाई करें। अगर आप कोई चीज परचेज कर रहे हैं, स्पेयर पार्ट्स या जो, बेशक आप उसी से ले, बट उसके साथ आपने मार्केट सर्वे जरूर करना है और मार्केट से उस चीज की कोटेशंस लेके भी उनकी प्राइसेस को वेरीफाई करना है। कंप्लायंस विद रूल्स एंड कंडीशंस, जो पेपरा रूल हैं उनके साथ कंप्लायंस भी बहुत जरूरी है। कॉमन इश्यूज या प्रॉब्लम, फेक सोल सप्लायर क्लेम्स, ये अक्सर सप्लायर्स की तरफ से देखने को मिलते हैं। उनके पास जो सोल सप्लायर का जो सर्टिफिकेट होता है वो आउटडेटेड भी हो सकता है या फेक भी हो सकता है। सो उनको मेन सप्लायर से या मेन जो मैन्युफैक्चरर है उसको भिजवा के वेरीफाई जरूर करना चाहिए। अनजस्टिफाइड इमरजेंसी यूज, इमरजेंसी सिचुएशन जस्टिफाई होनी चाहिए किसी फोरम से या गवर्नमेंट से डिक्लेयर्ड होनी चाहिए। इन्फ्लेटेड प्राइसेस, इसमें प्राइसेस स्पेशली इन केस ऑफ मोटर व्हीकल्स वगैरह के केस में इन्फ्लेटेड प्राइसेस भी देखी गई हैं बहुत से केसेस में। मिसिंग अप्रूवल्स, ये एक काफी ड्रॉबैक है हमारे डिपार्टमेंट्स में और बाद में इस चीज के ऊपर काफी इंक्वायरीज और ऑडिट पैरास का सामना करना पड़ता है। और ऑफ कोर्स पुअर डॉक्यूमेंटेशन भी एक कॉमन इशू या प्रॉब्लम है। बेस्ट प्रैक्टिसेस में एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को चाहिए कि जस्टिफाइड केसेस में ये मेथड अडॉप्ट करें। अदरवाइज मेन प्रिंसिपल मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट इज ऑलवेज ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग। मेंटेन फुल डॉक्यूमेंटेशन, फाइल आपकी मुकम्मल होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करें, अप्रूवल्स पहले से लें और मिस यूज ऑफ अथॉरिटी से अवॉइड करें। कॉन्ट्रैक्टर्स या सप्लायर्स को भी चाहिए कि जेन्युइन क्रेडेंशियल्स सबमिट करें। अगर आप सोल प्रोपराइटर, सोल सप्लायर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर या OEM हैं, सो देन आप सबमिट करें, अदरवाइज फेक आपकी साख को नुकसान पहुंचा सकता है। मेंटेन फेयर प्राइसिंग, जो आपने प्राइसेस दी हैं वो रीजनेबल होनी चाहिए, मार्केट बेस्ड होनी चाहिए, ज्यादा एक्सेजरेटेड या हायर साइड पे नहीं होनी चाहिए। इंश्योर कंप्लायंस, अवॉइड अनएथिकल प्रैक्टिसेस एंड सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन। आपकी जो फाइल है, आपकी जो प्रोफाइल है वो उसको सपोर्ट करनी चाहिए आपके क्लेम्स को। इस रूल की लिंकेज 42 के अंदर ही पार्ट C में ये रूल है। पार्ट A में आपको याद होगा पीछे हमने डिस्कस किया पैटी परचेजेस को, लो वैल्यू परचेजेस जो 1 लाख रुपए तक की थी। RFQ पार्ट B में था और उसमें हमने कहा कि ये मीडियम वैल्यू परचेज तक है और मीडियम वैल्यू को हमने डिफाइन किया था 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक। और तीसरा जो है वो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग है और डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग की 7 मुख्तलिफ कंडीशंस हैं जो हमने पीछे आज के रूल में पढ़ी हैं। सो ओवरऑल सिंगल सोर्स प्रोक्योरमेंट है डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग, और इसमें एक ही सप्लायर या एक ही सोर्स से अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशंस प्रोक्योरमेंट की इजाजत है। इसमें जस्टिफिकेशन आपकी वेरी स्ट्रांग होनी चाहिए, ऑडिट का रिस्क है,
और ट्रांसपेरेंसी और कंप्लायंस विद द रूल्स भी ऑडिटर्स जरूर चेक करेंगे। सो आपने इन चीजों का ख्याल करना है। यूज ओनली व्हेन जस्टिफाइड, इस तरीका को अडॉप्ट तभी करें जब हाईली जस्टिफाइड हो और आपके पास अप्रूवल हो। डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, हर अप्रूवल को, हर मार्केट सर्वे को, एनालिसिस को, सबको डॉक्यूमेंट करें और फाइल में लगाएं। और अल्टीमेटली आपने कंपनी अथॉरिटी से अप्रूवल लेनी है और मेंटेन अकाउंटेबिलिटी। जो भी ऑफिसर्स वगैरह इसमें इन्वॉल्व हैं परचेज में, और उनको अकाउंटेबल भी ठहराएं और उनके ऊपर आपने चेक भी रखना है। सो चूंकि इसमें कंपटीशन नहीं होता, सो हाई रिस्क ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन इस रूल में या इस मेथड में देखा गया है। सो डॉक्यूमेंटेशन इज योर मेन डिफेंस। आपने डॉक्यूमेंटेशन को मजबूत रखना है और अप्रूवल्स को ऑन फाइल और ऑन रिकॉर्ड रखना है, तभी आप ऑडिट वगैरह से बच सकते हैं। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने रूल 42C डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग को पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे रूल 42D की, जिसमें एक और अल्टरनेटिव मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट हम डिस्कस करेंगे, उसको कहते हैं निगोशिएटेड टेंडरिंग। सो हमारे साथ रहिए, हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और हमारे चैनल सिर्फ टेक सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब करें। हम टिकटॉक, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मौजूद हैं। वहां पे भी हमारा हैंडल है सिर्फ टेक सिंप्लीफाइड, और हमारा ऑफिशियल कम्युनिकेशन ईमेल एड्रेस है सिर्फ टेक सिंप्लीफाइड एट gmail.com। सो उसके ऊपर हमें अगर आपकी कोई राय है तो उससे ज़रूर आगाह करें। सो थैंक यू वेरी मच। एंड ये हमारे लिंक्स हैं जिसके ऊपर आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं। सो तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।